नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि टू फिंगर टेस्ट क्या होता है। और इस समय चर्चा में बढ़ रहा था ये टू फिंगर टेस्ट क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में कहा है कि टू फिंगर टेस्ट एक गलत कृत्य है, एक कदाचार है। और इसको अगर कोई करता है तो वो एक कदाचार की श्रेणी में माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर को रेप के मामले में टू फिंगर टेस्ट को बैन कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि रेप पीड़िता की जांच के लिए अपनाया जाने वाला ये तरीका अवैज्ञानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह पीड़िता को फिर से प्रताड़ित करता है। सिंपल सी बात है कि जैसे मान लीजिए कि एक्स नाम की कोई लड़की है, अगर उसका रेप हो जाता है और वो जांच करवाने के लिए अस्पताल में जाती है कि रेप हुआ है, तो उसमें क्या करेंगे, एक जांच होता है। जांच में 2 फिंगर या 3 फिंगर को वेजाइना में इंसर्ट कराया जाता है। अगर 2 या 3 फिंगर आराम से वेजाइना में इंसर्ट हो जाते हैं तो ये माना जाता है कि वेजाइना शिथिल है, यानी ढीला है। और वेजाइना ढीला है, ये इस बात का संकेत है कि वेजाइना ढीला क्यों है। इसका मीन्स कि लड़की जो है पहले से सेक्सुअल एक्टिविटी में लिप्त थी, इसी कारण से वेजाइना ढीला है। तो अगर 2-3 फिंगर इंसर्ट हो जाते हैं वेजाइना में, मीन्स वो सेक्सुअल एक्टिविटी में संलिप्त थी। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है, मतलब निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है, जो कि बेतुका है और मतलब गलत बात है, जो कि पूर्वाग्रह से ग्रसित मानसिकता को दिखाता है कि अगर वेजाइना ढीला है तो ये निष्कर्ष निकालना कि उसका रेप नहीं हो सकता, क्योंकि वो फंसाने का प्रयास कर रही है किसी को, क्योंकि वो तो पहले से ही सेक्सुअल एक्टिविटी में संलिप्त रहती है। तो ये एक प्रकार से जो है दुराग्रह वाली मानसिकता को दिखाता है। और एक स्त्री या लड़की जिसका रेप हो चुका है और ऐसे में उसे टेस्ट करवाना, ये पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अवैज्ञानिक है। और ये पूरी तरीके से अनैतिक भी है कि कोई व्यक्ति पहले से प्रताड़ित है, पीड़ित है, उसका शारीरिक शोषण हो चुका है और वो मानसिक प्रताड़ना से जूझ रही है। ऐसे में उसका ही टेस्ट हो कि लाओ तुम्हारा टेस्ट करते हैं कि 2-3 फिंगर इंसर्ट होते हैं कि नहीं। तो ये पूरी तरीके से एक गलत चीज़ थी। और इससे संबंधित कोई मसला जो है 2013 में के आसपास जो है, इससे पहले भी गया था कोर्ट के सामने। तो कोर्ट ने पहले भी कहा था कि नहीं, ये तरीका गलत है। और वर्जिनिटी, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ वर्जिनिटी टेस्ट इसको कहा जाता है कि अगर वर्जिनिटी मीन्स होता है कि कोई स्त्री यदि संभोग क्रिया में संलग्न है, मीन्स सेक्सुअल एक्टिविटी में है, तो मीन्स कि वो वर्जिनिटी खो दी है, ऐसा। तो वर्जिनिटी खो दी है, तो ऐसे में फिंगर आराम से इंसर्ट कराए जा सकते हैं। और इंसर्ट आराम से कर जाता है तो ये निष्कर्ष कुछ लोग निकाल सकते हैं कि उसके साथ में रेप नहीं हुआ है, बल्कि वो बहकाने का प्रयास कर रही है, चीज़ों को हेर फेर करने का प्रयास कर रही है। यहाँ देखिए, इसमें प्राइवेट पार्ट की मांसपेशियों के लचीलेपन और हाइमन की जांच होती है। अगर प्राइवेट पार्ट में हाइमन मौजूद होता है तो किसी भी तरह के शारीरिक संबंध ना होने का पता चलता है। अगर हाइमन को नुकसान पहुंचा होता है तो उस महिला को सेक्सुअली एक्टिव माना जाता है। ठीक है ना। अनसाइंटिफिक है टेस्ट, इसके बारे में क्या है? अनसाइंटिफिक क्यों है? क्योंकि एक्सपर्ट इस टेस्ट को अवैज्ञानिक मानते हैं। एक्सपर्ट्स का टू फिंगर टेस्ट को लेकर कहना है कि संभोग के अलावा कई कारणों से साइमन टूट सकता है। यानी जो वजाइना है उसके पास में साइमन हाइमन जो चीज़ है, अगर वो टूट गया है, मतलब अगर कोई लड़की सेक्सुअली एक्टिव है तो उसके वजाइना का हाइमन टूट जाता है या टूट सकता है। लेकिन इसके अलावा भी कारण हैं कि हाइमन टूट जाए, जैसे कि कोई खेल खेलना, जैसे बहुत सारा स्ट्रेचिंग करना, जिम्नास्टिक की जो खिलाड़ी हैं, या जो खूब रनिंग करती हैं, जो भारोत्तोलन करती हैं, वेट लिफ्टिंग करती हैं, तो ऐसे में अपने पैर को खूब ज़्यादा स्ट्रेच करती हैं, खूब कसरत करती हैं, तो ऐसे में उनके हाइमन टूट जाए, इसकी संभावना आराम से हो सकती है। साइकिल चलाना, टैम्पोन का उपयोग करना, यह चिकित्सा परीक्षाओं के दौरान शामिल है।
वहीं डॉक्टरों का यह भी मत है कि जब प्राइवेट पार्ट की मांसपेशियों में शिथिलता का पता लगाने की बात आती है, तो मनोवैज्ञानिक अवस्था एक प्रमुख भूमिका निभाती है, क्योंकि एक व्यथित व्यक्ति के मामले में प्राइवेट पार्ट की मांसपेशियां तनावपूर्ण हो सकती हैं, जैसा कि एक बलात्कार पीड़िता के मामले में होता है। अब निर्भया मामले के बाद टेस्ट पर लगी थी रोक, यानी 2013 में जो बताया मैं आपको, तो उसके बाद से रोक लग गई थी, लेकिन फिर भी ये प्रचलन में था। कब उठा है सवाल, तो ये देखिए झारखंड से संबंधित कोई मसला था तो उसमें ये सवाल उठा है, तो ये हमने डिस्कशन किया। अगर इसके अलावा चीज़ें हम देखें तो भारत में जो रेप की घटनाएं हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, और जो नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो है उसके अनुसार प्रतिदिन लगभग 80 से ज़्यादा रेप की घटनाएं हो जाती हैं। 2020 की एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती थी कि हर दिन 77 रेप के केसेस आते हैं, लेकिन 2021 की जो रिपोर्ट आई है एनसीआरबी की, वो बताती है कि हर दिन 80 से ज़्यादा हो गए हैं, शायद 84-85 ऐसे रेप केसेस होते हैं पर डे। तो ये महिलाओं की असुरक्षा दिखाता है कितना ज़्यादा वो संवेदनशील है समाज में। समाज में जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है उसमें महिला एक बहुत बड़ी वर्ग है, जो देश की लगभग आधी आबादी है, लेकिन उसका वो एक प्रकार से वो मार्जिनलाइज्ड है, मीन्स मतलब हाशिए पर चली गई हैं। तो उनको मेन स्ट्रीम में लाना सरकार का दायित्व है, समाज का दायित्व है, और इस प्रकार से संवेदनशीलता उनके लिए बढ़ता जाए, तब जा कर के उनको मुख्य धारा में जोड़ा जा सकता है। तो ऐसे में किया क्या जा सकता है? एक तो जो विभिन्न आईपीसी और सीआरपीसी की धाराएं हैं, जिसके तहत महिलाओं से भेदभाव जैसा कुछ चीज़ें दिखाई पड़ता है, तो उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। दूसरा, जो रेप के मसले हैं, तो उसमें सुनवाई मतलब सुनवाई, जांच, सारी जो प्रक्रियाएं चीज़ें हैं, तो वो टाइम पर हों, सही समय पर अगर हो जाएं, तो जस्टिस टाइम पर मिले तो एक अच्छा न्याय उसको माना जाता है। क्योंकि एक कहावत आपने भी सुना ही होगा कि जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, यानी कि जस्टिस अगर लंबा खींच जाए, न्याय मिलने में काफ़ी देरी हो जाए, तो एक प्रकार से ये अन्याय जैसा हो जाता है। तो एक तो प्रक्रियागत चीज़ें जो है उसमें अगर थोड़ी सी तीव्रता, थोड़ी सी तेजीपन अगर आए, तो ये एक अच्छी बात हो सकती है। और फिर एक सामाजिक जागरूकता, संवेदनशीलता का प्रसार, ये सब किया जा सकता है। और जो पालन पोषण है परिवार में बच्चों का, तो उसमें भी एक समानता बरती जाए, किसी प्रकार का भेदभाव परिवार के स्तर पर ना हो, फिर विद्यालय में जाएं तो विद्यालय के स्तर पर ना हो, और अध्यापक, माता पिता या मित्र या जो बड़े लोग हैं समाज के, तो वो कभी भी जो लड़का या लड़की हैं उनके बीच में ऐसी टिप्पणियां ना करें कि एक उनको ऐसा एहसास हो कि हम दोयम दर्जे के हैं या मेरा तो कोई वैल्यू नहीं है। और कभी अगर लड़कियों को बार बार किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज़ किया जाता है, तो एक अंतर मन में ये बात आ जाती है कि हमारा तो वैल्यू नहीं है, और लड़के के मन में ये आ सकता है कि हमारा जो है विशेषाधिकार है समाज के ऊपर या लड़कियों के ऊपर। तो ऐसे में वो कोई क्रूरता कर दें अगर, तो ये कहीं ना कहीं समाज की भी गलती उसमें देखी जा सकती है। तो हम हर स्तर पे ये प्रयास करें कि लड़कों के मन में, पुरुषों के मन में ऐसी चीज़ें बैठने ना दिया जाएं कि वो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग हैं, और महिलाओं या लड़कियों के मन में ऐसे ना बैठने दिया जाए कि वो विवेकाधिकार विहीन प्राणी हैं, समाज में दोयम दर्जे के प्राणी हैं। तो ऐसा हम प्रयास करें, और शिक्षा का प्रसार करें। लड़कियों का जो नामांकन दर है विद्यालयों में, उसको बढ़ाने का प्रयास करें। विद्यालय में जो शौचालय है और जो उनकी पढ़ाई का जो स्तर है, उसको हम सही करने का प्रयास करें। घर घर जा कर के माताओं पिताओं से कहें कि आप जो है उनको स्कूल में भेजिए, और स्कूल को भी टाइट किया जाए कि वो शौचालय कम से कम सही प्रकार से बनाएं कि जो छात्रा हैं और जो छात्र हैं उनके सेपरेट बाथरूम्स हों, एकदम क्लीन हों, और थोड़ा सा वो प्राइवेट हों। ऐसा नहीं खुल्लम खुल्ला दिखाई पड़ रहा है, सारे लोग देख रहे हैं, तो उसमें एक संकोच का भाव आ सकता है।
तो इन सब चीज़ों का ख़्याल करें ताकि लड़कियों का ड्रॉप आउट रेशियो ज़्यादा ना हो, बहुत कम हो, और उनका जब शिक्षा के क्षेत्र में भागीदारी बढ़ेगा, तब जा कर के एक समाज में चेतना का भाव आएगा और जो इतनी घटनाएँ हो रही हैं, उसमें कमी को देखा जा सकता है। और भी कई सारे मुद्दे हैं महिला से संबंधित, उसको हम डिस्कशन करेंगे टाइम टू टाइम। इस वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।